नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मार्केट में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है, जिसमें निफ्टी 1.5% से ज्यादा टूटा है। 345 पॉइंट तक की इसमें गिरावट आई है, जहां निफ्टी 22,900 पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है। और वहीं अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो उसमें भी 1.2% तक की गिरावट है, जहां सेंसेक्स में 930 पॉइंट की गिरावट के साथ 75,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इतने बड़े डाउनफॉल का जो कारण है मार्केट में इसलिए आया क्योंकि एक दिन पहले ही अमेरिकी बाजारों में काफी ज्यादा हमें गिरावट देखने को मिली, जहां पे उनका नेस्डैक, डाउ जोन्स और S&P 100 और खास करके न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, इन सब के अंदर ही 3-3% जितना गिरावट हमें देखने को मिला। और उसी का एक संदेह होता है कि जब अमेरिकी बाजारों में इतनी बड़ी गिरावट आई तो आज के दिन फ्राइडे सेशन में मार्केट में गिरावट आना तय था। लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा मार्केट में गिरावट में एक अच्छी बात यह आई है कि उनके इंडेक्सेस में लगभग जितने भी टॉप के उनके इंडेक्सेस है उसमें 3%, 3.25% का इंडेक्स में गिरावट था। लेकिन वही चीज हमारे यहाँ 1, 1.5 या 1-1.25% तक के इंडेक्सेस में गिरावट आई। चाहे ऑटो इंडेक्स आप लेंगे, फार्मा इंडेक्स लेते हैं, इंडस्ट्री के पावर सेक्टर को देखें, निफ्टी 50 को देखें, IT इंडेक्स को देखें, सब जगह आज गिरावट थी, भारी बिकवाली हुई है। लेकिन यहां पे इस मार्केट की अनसर्टिनिटी में भी कुछ नए अच्छे पॉइंट्स मार्केट के लिए निकल के आ रहे हैं। अब हम यहां पे बात करेंगे रेलवे सेक्टर से जुड़े हुए खबरों के बारे में, जहां पे IRFC, RVNL और रेलटेल के बारे में मैं बात करूंगा। क्योंकि जब रेलवे सेक्टर में इन्वेस्ट करने की बारी आती है तो यहाँ पे मल्टीपल जो कंपनियां हैं वो लिस्टेड है, जिसमें IRCTC भी है, जुपिटर वैगन है, इरकॉन जैसी बड़ी कंपनी है और भी बहुत सारे लिस्टेड कंपनी है, टेक्समैको रेल जैसी कंपनी है। ये सब लिस्टेड शेयर्स है। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हमें रेलवे सेक्टर से कोई टॉप अगर 3 ऐसी कंपनी को पकड़ना पड़े जिसके अंदर काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ देखने को मिल सकता है, तो उस पे जो हमारी आज की वीडियो में डिस्कशन होगा वो IRFC है, RVNL है और रेलटेल है। मतलब इन तीनों कंपनियों पे ही फोकस क्यों होगा, यहां हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम IRFC को पकड़ते हैं, जिसका शेयर प्राइस 125 रुपए के आसपास है। आज के सेशन में भी इसमें 2% के आसपास की गिरावट थी। हालांकि और भी जितने सेक्टोरियल लीडर है, मतलब रेलवे सेक्टर के अलावा अदर जितने भी सेक्टर हैं, उनके जो लीडर कंपनी है उनके अंदर काफी ज्यादा हमें गिरावट देखने मिली। खास करके ट्रंप के टैरिफ न्यूज से, जो कि अप्रैल से चालू हो चुका है, उन्होंने कनाडा के ऊपर टैरिफ लगाया, कनाडा ने उतना ही टैरिफ अमेरिका पे लगाया। और इन दोनों ही देशों में हमारे देश इंडिया से काफी ज्यादा गुड्स का एक्सपोर्ट होता है। और जो गुड्स बाहर की तरफ एक्सपोर्ट होंगे अमेरिका और कनाडा की तरफ, वहां पे हमारे जो एक्सपोर्ट किए हुए प्रोडक्ट है उनके ऊपर भी काफी ज्यादा टैक्सेशन लगेगा। तो यहाँ पे हमारे इंडस्ट्री का, हमारे इंडिया का एक्सपोर्ट किए हुए मटेरियल पे टैक्स ज्यादा लगने की वजह से एक्सपोर्ट डाउन होगा और इंपोर्ट मटेरियल भी काफी ज्यादा यहाँ पे हैम्पर होगा। इसीलिए आज के सेशन में आपने कोल इंडिया, वेदांता, टाटा स्टील और जितने भी मिनरल्स और जो रॉ मटेरियल से जुड़े हुए इंडस्ट्री में काम कर रहे स्टॉक्स है, इन सब के अंदर भारी गिरावट देखने को मिली है। अब अगर हम यहाँ रेलवे स्टॉक की बात करें तो IRFC इसलिए पसंदीदा और बढ़िया शेयर होता है। एक तो यहाँ पे अभी गवर्नमेंट ने हाल ही में अपना जो स्टेक है वो भी कम किया है। दूसरा, इसके अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स की साल दर साल जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ती जा रही है। और IRFC ने अभी फिलहाल में शेयर प्राइस के एक डिविडेंड भी अनाउंस किया, जिसमें 0.80 पैसा पर शेयर के हिसाब से इन्होंने डिविडेंड भी दिया था, जो कि 21 मार्च को अनाउंस हुआ और 25 मार्च तक इसका डिविडेंड पे आउट भी हो चुका था। और उसी के साथ साथ रेलवे में काम करती हुई इस कंपनी का सबसे ज्यादा नेट प्रॉफिट भी आता है। और उस नेट प्रॉफिट के ऊपर गवर्नमेंट कोई भी किसी तरीके का टैक्स नहीं लेती। जैसे कि हम बैलेंस शीट को स्टडी करते हैं तो वहां देखते हैं कि कंपनी ने जो भी नेट प्रॉफिट किया है उसके ऊपर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो अमाउंट होता है उसे भी हम डिस्क्लोज करते हैं। बट इस कंपनी में टैक्सेशन नहीं है। इस कंपनी का शुद्ध नेट प्रॉफिट जितना भी होगा वो सब कंपनी के कैश बुक में जाता है। और उसी के वजह से पिछले 2 सालों से कंपनी भी 1.5 से 2% के आसपास का जो डिविडेंड है वो भी डिक्लेयर करते रही है। और इस बार इन्होंने मार्च में भी डिक्लेयर किया है। यहाँ पे क्वार्टर दर क्वार्टर 1600 करोड़ के आसपास का जो नेट इनकम है, इनका जो नेट प्रॉफिट है वो देखने को मिल रहा है। और ये कंपनी बेसिकली काम करती है लोन प्रोवाइड करने के लिए रेलवे सेक्टर के अलग अलग डिफरेंट कंपनी में, और मार्केट से पैसा निकाल के ये लोन प्रोवाइड करती है और उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करती है। और अब ये नवरत्न कैटेगरी में भी है। तो अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो आने वाले समय में रेलवे के डेवलपमेंट में जितनी भी कैपिटलाइजेशन की, जितने भी पैसों की जरूरत होगी, उसमें ज्यादा से ज्यादा
पैसा आईआरएफसी की तरफ से आता हुआ दिखेगा। और आईआरएफसी अब सिर्फ रेलवे की तरफ ही अपना ध्यान एकत्रित करके नहीं रखी है, यहाँ पे आईआरएफसी रेलवे के अलावा और मल्टी सेक्टोरियल जो बिजनेस मॉडल है वहां पे भी इन्वेस्टमेंट कर रही है। हाल ही में हमने देखा था कि कोल इंडस्ट्री में भी इसने निवेश करना स्टार्ट किया है। बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज है जिसे ये लोन प्रोवाइड कर रही है, जिसके आने वाले समय में इसे इंटरेस्ट के तौर पे पैसा आता रहेगा। तो ये एक एनबीएफसी कंपनी की तरह काम कर रही है, जहां पे इनका फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ होना काफी ज्यादा पोटेंशियल रखता है। हम यहाँ पे आरवीएनएल की बात करें तो रेल विकास निगम लिमिटेड रेलवे के डेवलपमेंट से जुड़ी हुई कोई भी प्रोजेक्ट हो, छोटे से बड़ा तक का प्रोजेक्ट, उन सबके एग्जीक्यूशन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आरवीएनएल का जो हाथ है वो जरूर होता है। यहाँ पे रेलवे के स्टेशन बनाने की बात हो, चाहे 500 नए स्टेशन बनेंगे, उसमें आरवीएनएल का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। रेलवे के तरफ जितने भी पुल, ब्रिजेस और रोड बनते हैं वो आरवीएनएल बनाता है। जितने भी नए ट्रैक्स का इंप्लीमेंट हो रहा है और पुराने ट्रैक्स का रिनोवेशन हो रहा है, वो सारा काम आरवीएनएल देखता है कि इस सेक्टर में काफी ज्यादा डेवलपमेंट होना बाकी है। गवर्नमेंट ने वैसे भी पिछले 10 सालों में इसका जो कैपिटलाइजेशन है इन्वेस्टमेंट का, उसे भी 5 टाइम्स से ज्यादा बढ़ा दिया है, जो कि 2014 में 65 करोड़ था और आज के समय में 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का पर ईयर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है। हालांकि पिछले बार का जो यूनियन बजट आया था वहां पे गवर्नमेंट ने 2.5 लाख करोड़ का कैपिटलाइजेशन रखा, जिसके वजह से मार्केट गिरा था और यहाँ पे रेलवे स्टॉक्स भी गिरे थे। इसका कारण यही था कि उससे भी एक साल पहले 2024 में भी 2,50,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन इन्होंने इन्फ्यूज किया था। लेकिन यहाँ पे भी इतना ही अमाउंट करने के बाद भी मार्केट इसलिए गिरा क्योंकि मार्केट एक्सपेक्ट किया था कि इस बार 3 लाख या 3.25 लाख करोड़ से ज्यादा का अनाउंसमेंट होगा, बट गवर्नमेंट ने 2.5 लाख करोड़ इसीलिए किया क्योंकि पिछले अनाउंसमेंट का पैसा अभी भी बाकी पड़ा हुआ था, वो खर्च नहीं हुआ था। मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा करना चाहती है, काफी ज्यादा चेंजेस लाना चाहती है, लेकिन इन पैसों को खर्च करने के लिए रेलवे के अंदर जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव हो रहे हैं, उसके लिए जो टाइमिंग है वो काफी ज्यादा सीमित है। मतलब जो पैसे इन्हें खर्च करने हैं 1 साल के ड्यूरेशन में ये खर्च नहीं कर पा रहे, उसे पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इस बार के बजट को एज इट इज रखा, जिसका एक नेगेटिव इंपैक्ट मार्केट में पड़ा और शेयर प्राइस गिरने लगे। तीसरा, अगर मैं एक कारण बोलूं कि इन शेयर प्राइस में डाउनफॉल इसलिए आ रहा है क्योंकि आईआरएफसी अपने ऑल टाइम हाई से 50% डाउन चल रही है, जो आरवीएनएल है वो अपने ऑल टाइम हाई से 55% तक डाउन है और रेलटेल भी 40 to 45% डाउन चल रहा है। इसके पीछे गिरावट का कारण ये भी है कि जो रेलवे शेयर्स हैं इन्होंने पिछले 3-3.5 सालों में मल्टी बैगर रिटर्न्स दे दिया है। अब जाके इनका जो शेयर प्राइस है, इनके ऊपर भी जो वैल्यूएशन को लेके काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि इनकी जो अभी करंट मार्केट प्राइस है ये काफी ज्यादा महंगा है, काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है। अपने पीक से 50% डिस्काउंट होने के बाद भी अभी ये अपने जो कैश बुक है, अपनी बैलेंस शीट है, अपने प्रॉफिट्स है, उसके हिसाब से भी पी वैल्यूएशन के हिसाब से ये अपने आप को अभी भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो यहाँ पे मार्केट एनालिस्ट हैं, इनका यही कहना है कि अगर किसी को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए रेलवे स्टॉक्स में आईआरएफसी, आरवीएनएल को चूज करना है तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए छोटे छोटे टारगेट्स के साथ चूज करें। अगर आप यहाँ पे करंट प्राइस के हिसाब से एक बहुत बड़ा पोटेंशियल, बहुत बड़ी ग्रोथ देख रहे हैं कि यहाँ से बहुत बड़ा रिटर्न मिलेगा, तो वो होना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने 5 साल, 6 साल, 8 साल और 10 साल तक का व्यू रखा है कि हम रेलवे के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी रेलवे में आने वाली है, जिसके वजह से ये जो पूरा का पूरा रेलवे का इकोसिस्टम है वो चेंज होगा और शेयर प्राइसेस पे भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेंगे और अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो ये चीज होना पॉसिबल है, लेकिन काफी ज्यादा समय लगेगा। सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ही ये अप्रोच काम करता है। अब मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि आईआरएफसी, आरवीएनएल जैसा स्टॉक हर किसी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में है। बड़े से बड़े इन्वेस्टर भी इसमें बने हुए हैं, क्योंकि ये ऐसा सेक्टर का स्टॉक है जो चाहे अंडर वैल्यूड हो या ओवर वैल्यूड हो, ये ऐसा सेक्टर है जिसे इग्नोर भी नहीं किया जा सकता और जिसका इस वक्त ऐसा कंडीशन है जिसपे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया जा सकता। यहाँ पे रेलटेल की बात करें तो 300 रुपए के शेयर प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे इस कंपनी का इंपॉर्टेंस रेलवे के अंदर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि रेलवे के मॉडर्नाइजेशन में जितने भी डिजिटल इक्विपमेंट्स की जरूरत है, जितने भी सिग्नल ट्रेनिंग्स की जरूरत है, जितने भी नए
कोचेस आएंगे, नए इंजन आएंगे और नए जो ट्रेन का इंप्लीमेंटेशन होगा, उन सब के अंदर जितने भी सिग्नल, रेडार या फिर जितने भी सॉफ्टवेयर अपडेट्स होंगे वो सब रेलटेल के तरफ से होंगे। 500 से ज्यादा स्टेशन का जो इंप्लीमेंट होना है उसके अंदर जो वाईफाई लगेंगी, उनके अंदर जितने भी नेटवर्क इंप्लीमेंटेशन होंगे, उन सब को प्रोवाइड करने का काम रेलटेल करेगा। यहाँ पे गति शक्ति प्रोजेक्ट और जो रेल कवच का प्रोजेक्ट है, रेल कवच खास करके गवर्नमेंट का सबसे बड़ा इनिशिएट कदम है, जिसे 2028 के एंड तक में पूरा करने का रेलवे ने टारगेट रखा है, जो कि रेल टेल के माध्यम से ही होके गुजरेगा। हालांकि इसमें आरवीएनएल का भी बहुत बड़ा एक सपोर्ट रहने वाला है फिजिकल हार्डवेयर को लेकर के, लेकिन यहाँ पे रेल टेल के ही माध्यम से ये सारी चीजें इंप्लीमेंट की जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे काम है जिसमें रेल टेल का, आरवीएनएल का और आरएफसी का डायरेक्टली काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो इन शेयर्स का जो वैल्यूएशन है, हो सकता है अभी भी इनके जो पी है काफी ज्यादा महंगे हैं, इसमें अभी भी रिटेल इन्वेस्टर काफी ऊपर के प्राइस में फंसे हुए हैं। लेकिन अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को, आप अपनी इस जर्नी को अगर लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट से देखें तो इसके अंदर काफी ज्यादा अच्छा पोटेंशियल बनता है, क्योंकि यहाँ पे यही कुछ स्टॉक एक तरह सा मोनोपोली भी क्रिएट करते हैं, जहां पे नए बाहर के प्लेयर का आना काफी ज्यादा मुश्किल है या ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब रह गई बात इन्हीं कंपनी की, तो यहाँ पे इनकी इक्विटी मार्केट में काफी ज्यादा है, इस वजह से भी इनके शेयर प्राइस की जो वॉल्यूम है उस पर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि आईआरसीटीसी को अभी भी बहुत ज्यादा ग्रोथ करने की जरूरत है। करंट प्राइस जो उसका अपर लेवल प्राइस था वहां से काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी करंट प्राइस पे वो कंसोलिडेट कर रहा है। ये एक प्राइवेट और पीएसयू ज्वाइंट फर्म की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे इनके पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये तब होगा जब रेलवे का डेवलपमेंट हो चुका होगा, तब जाके अपने एस्टेब्लिशमेंट को ये अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे और इनका रेवेन्यू बढ़ पाएगा। करंट फेज में इसमें कोई नई हलचल देखने को नहीं मिल रही और वैल्यूएशन के आधार पे भी मिक्स फीचर्ड है कि ये अभी ठीक ठाक वैल्यूड पे है या और भी ज्यादा है, क्योंकि इस पूरे सेक्टर में ही करेक्शन का एक दौर चल रहा है और कंसोलिडेशन का भी दौर चल रहा है। तो आईआरसीटीसी को अभी थोड़ा सा साइडवेज में रखेंगे, क्योंकि शेयर प्राइस भी थोड़ा महंगा है, तो ये थोड़ा सा अलग बात हो जाती है। बाकी अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए, अंदर की सारी टेक्निकलिटी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस वीडियो में पूरी डिटेल्स है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।